Hello, this is Lipsa Sahu, and I'm welcoming you to ERA Academy. This is the part 3 of our ongoing series of important MCQs of the topic belonging from electrostatics. So, hope you all go through the first and second session. Here is the third. So, the first question is electrification by rubbing two bodies together is due to transference of dash from one body to another. तो यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है। अगर दो बॉडी को आप एक दूसरे के साथ रब कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, राइट? तो कैसे होता है? तो ऑप्शंस आर ट्रांसफरेंस ऑफ आयंस, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड पॉजिट्रॉन्स। तो किसके ट्रांसफर होने पर एक बॉडी में इलेक्ट्रिफिकेशन होता है? तो सपोज ये दोनों बॉडी है, स्फेरिकल बॉल है, सपोज मैं एक इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब कर रही हूँ तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होंगे, है ना? एक में अगर पॉजिटिव हो रहा है, एक में नेगेटिव होंगे, तो इसमें क्या ट्रांसफर होते हैं? पहला ऑप्शन है आयंस। आयंस मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन। तो अगर ट्रांसफरेंस का पूछा है, मतलब कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो वो लाइट मास का होना चाहिए, है ना। और हमें पता है कि प्रोटॉन कभी ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो ट्रांसफर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन से तो ट्रांसफर होते हैं, ये तो बेसिक रूल है। इलेक्ट्रोस्टैट हम इसीलिए तो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट का नाम ही यही है, मूविंग अप चार्जेस, एंड चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में ये पूछा है कि the point charges each equal to 1 coulomb exert a force dash mutually when they are placed 1 meter apart in air। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं 1 कूलम का, ठीक है। उनके बीच डिस्टेंस दे रखा 1 मीटर का। हमें पूछा है कि उनमें जो म्यूचुअल फोर्स एक्ट हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है फोर्स का, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। तो K का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹। चार्जेस हमें गिवन है 1 कूलम, मतलब 1 इंटू 1, और डिस्टेंस भी है 1। तो सिंपली इसका आंसर निकल रहा है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इधर आंसर है ऑप्शन बी। So the answer will be option B. Now moving towards the question 3. Question 3 में ये पूछा है कि two spheres have their surface charge densities in the ratio of 2:3 and their radii 3:2. The ratio of the charges on them is, तो दो स्फीयर है जिनमें हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो दे रखा। एक मिनट। So now the third question is
two spheres have their surface charge densities in the ratio of 2:3 and their radii 3:2. The ratio of the charges on them is, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमें दो स्फीयर गिवन है। तो देखो यहाँ पर सपोज ए स्फीयर और बी स्फीयर गिवन है, ठीक है। उसमें चार्ज डेंसिटी हमें दे रखा, तो चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा ले लेते हैं। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो हमें गिवन है विच इज 2/3। अच्छा, हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर सरफेस एरिया, है ना। तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², राइट। तो मैं सिग्मा 1 को लिख सकती हूँ Q1 बाय 4πr1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 को लिख सकती हूँ Q2 बाय 4πr2 का स्क्वायर। नाउ आई कैन राइट सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल्स टू Q1 बाय 4πr1 का स्क्वायर इंटू ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग हो जाएंगे, तो 4πr2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2। तो अलग अगर मैं इस 4π को कैंसिल कर दूं तो मैं ये लिख सकती हूँ ना Q1 बाई Q2 इंटू R2 बाई R1 का स्क्वायर इज सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, राइट। मैं ये लिख सकती हूँ या नहीं। तो अब बस इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें पूछा है Q1 और Q2 की वैल्यू, है ना। तो मैं Q1 और Q2 की वैल्यू कैसे लिख सकती हूँ, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इंटू R1 बाई R2 का स्क्वायर, राइट। अब तो सारे डाटा मुझे गिवन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 की वैल्यू है 2/3 और R1 बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा है 3/2, राइट। 3/2 ऑप्शन है इधर, 3:2। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 पे क्या लिखा है, थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि क्वेश्चन 4 के लिए थोड़ा सा जगह बन जाए, राइट। तो क्वेश्चन 4 पे दिया है an electric charge Q is placed at one of the corner of a cube of side A. The electric flux on one of its face will be, तो क्वेश्चन में है कि एक चार्ज क्यू है, एक क्यूब के कॉर्नर पे, ठीक है। तो हम एक क्यूब ले लेते हैं। तो सपोज इट्स ए क्यूब, एक क्यूब में एक कॉर्नर पे एक चार्ज है क्यू। तो सपोज इस कॉर्नर पे एक चार्ज है क्यू। तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा किसी भी एक फेसेस के थ्रू। तो पहले हमें टोटल फ्लक्स निकालना रहता है, ठीक है। तो इस चार्ज के वजह से जो तीन सरफेस फेसेस जो अटैच है ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस को। तो इस चार्ज से जो तीन सरफेस अटैच है, जो कि है ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये तीन सरफेस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चे कितने फेसेस है, 3, राइट। और एक क्यूब पे होते हैं 8 कॉर्नर, ठीक है। तो अगर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू है तो वो डिवाइड नहीं हो जाएगा क्या, मतलब अगर मैं सिर्फ चार्ज की वजह से, कॉर्नर की वजह से निकालू फ्लक्स, तो वो हो जाएगा 1/8 बाय टोटल फ्लक्स, है ना। क्योंकि एक क्यूब में 8 तो कॉर्नर होते हैं, तो एक चार्जेस के वजह से जो फ्लक्स आएगा वो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से हमें क्वेश्चन पूछा है कि फेसेस के थ्रू क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मैंने बता दिया अभी कि यहाँ पे 3 फेसेस है, मतलब ये 3 में डिवाइड होगा, व्हिच विल बी 1/3 इंटू 1/8 इंटू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स तो हमें पता है Q/ε0, है ना। तो 3/8 का क्या होता है 24। तो आंसर मिल गया, आंसर विल बी Q डिवाइडेड बाय 24ε0। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है इधर। Hope you all get that. Now moving towards the question 5. Question 5 में पूछा है choose the correct statement regarding electric lines of forces. तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के हिसाब से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए में दिया है इमर्जेस फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस एंड मीट एट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा तो नहीं होता, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है तो लाइन्स ऑफ फोर्स तो इनवर्ड होता है ना, ये तो उल्टा दे दिया है। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग।
अगर पॉजिटिव हो तो आउटवर्ड होते हैं लाइंस, और अगर नेगेटिव हो तो इनवर्ड। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। Then option B is a closely spaced region of electric lines of force represents strong electric field. अगर आपने मेरा सेशन 2 देखा है तो वहां पर मैंने सही से एक्सप्लेन कर रखा कि अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और उनपे ये जो स्पेसेस है ये थोड़े से क्लोज है, और यहाँ पर जो रीजन है यहाँ पर थोड़े से वाइड है। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स है ना, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, सॉरी रीजन ए है और रीजन बी, तो रीजन ए में ना फोर्स ज्यादा है इन कंपेयर टू रीजन बी। तो ऑप्शन बी सही हो गया। यही तो लिखा है, ए क्लोज्ड स्पेस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस a force represent a strong electric field। तो we got that कि ऑप्शन बी will be the right answer। फिर भी ऑप्शन सी और डी में क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस फॉर ए पॉइंट चार्ज एंड सॉलिड स्फीयर आर सेम। नहीं होता, स्फीयर का अलग होता है, वॉल्यूम आ जाता है, पॉइंट का अलग गॉसियन सरफेस आता है, तो फील्ड लाइन चेंज हो जाते हैं। And option D is they have physical nature. No, they don't have physical nature. They have electromagnetic nature. Now moving towards the question 6। तो ऊपर का जो है उसे इग्नोर करो, उसका डायग्राम गिवन नहीं था। तो क्वेश्चन 6 is in order to estimate the electric field due to a thin finite plane metal plate the Gaussian surface considered as। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक थीन फाइनाइट मेटल प्लेट का, तो उसका गॉसियन सरफेस क्या होगा। ये हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में कर रखा, ठीक है। अगर एक आपको थीन मेटल प्लेट है ना, तो उसका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बनता है। अगर पूछोगे क्यों, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक एनक्लोज्ड सरफेस है ना। गॉसियन सरफेस मतलब एक एनक्लोज्ड सरफेस। तो अगर आपको एक मेटल प्लेट है, गॉसियन सरफेस इज ए एनक्लोज्ड सरफेस, तो अगर आपको एक मेटल प्लेट है तो आप उसे क्लोज कैसे करोगे, एक सिलेंडर बनेगा तब ना, ताकि ये जो साइड के है वो भी इनक्लोज हो पाए और ये ऊपर के पॉइंट इनक्लोज हो पाए। जैसे हम पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल बनाते हैं, है ना, ताकि पॉइंट पूरा इनक्लोज हो पाए, वैसे ही एक थीन मेटल प्लेट को क्लोज करने के लिए हमें एक सिलेंडर बनाना होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 7। So the question 7 is the spacing between two electric field lines indicates its। तो अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब मैंने यहाँ पे तो दो पूछा है, ठीक है, तो उनके बीच अगर स्पेस का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये स्पेस क्या इंडिकेट करता है। मैंने ऊपर ये समझाया ना कि अगर इनका स्पेस कम है, मतलब ये सपोज ए ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन, यहाँ पर विड्थ कम है, यहाँ पर विड्थ ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे ज्यादा होगा, ए पे या बी पे। ऑब्वियसली ए पे, क्योंकि यहाँ पर विड्थ कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ज्यादा होगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन है इधर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, व्हिच विल बी स्ट्रेंथ। अगर स्पेस है कम ज्यादा तो वो स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो विड्थ कम होगा, अगर स्ट्रेंथ कम है तो उनमें विड्थ ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई का मैग्नीट्यूड, राइट। डी इज द स्पेस, यू कैन राइट दैट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर। अगर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उनमें फील्ड लाइंस कैसे होंगे, सो सिंपल। अगर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हो गए, है ना, क्योंकि पॉजिटिव होता तो आउटवर्ड होते, ये तो हमने पढ़ रखा। तो आंसर विल बी रेडियली इनवर्ड, ठीक है। रेडियली मतलब यहाँ पे रेडियस का डायरेक्शन होता है ना, इसलिए रेडियली इनवर्ड। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 पे हमें एक डायग्राम दे रखा और पूछा है कि पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे जो तीन चार्जेस है वो किस टाइप के चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव।
तो ये जानने के लिए हमें फील्ड लाइंस दे रखा। तो देखते हैं पॉइंट वन पे देखो, जो फील्ड लाइंस है ना वो बाहर की तरफ है, ठीक है, सारे ही बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ मतलब अनडाउटेडली ये एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। नाउ पॉइंट टू पे देखते हैं। पॉइंट टू पे देखो कि इनवर्डली है सारे लाइंस, इनवर्डली मतलब सारे नेगेटिव है। और पॉइंट थ्री पे भी देखो सारे इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब यहाँ पर तो है Q1 इज पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, Q3 नेगेटिव। शायद आपको समझ आ गया क्यों हुआ ये बहुत आसान था, है ना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में ये दिया है कि डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरगो। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे डाइपोल किस में जाता है, मतलब वहां पर क्या क्रिएट करता है, वो जो प्रॉपर्टी होता है वो किसके अंदर होता है। तो दैट प्रॉपर्टी इज पोलराइजेशन। हम आपको पता होगा, है ना। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन गिवन है, वहां पर बहुत सारे डाइपोल्स हैं, जैसे तैसे करके मतलब ऐसे ही साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, और आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो। सपोज आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो सारे अलाइन हो जाते हैं ना, सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ, इसी प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। तो अगर इस कुछ डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उनपे पोलराइजेशन अप्लाई होता है, ठीक है। और क्या है पोलराइजेशन, ये मैंने इधर डायग्राम पे बता दिया। शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर क्वेश्चन 11 पे ये दिया है, मतलब ये पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इन यूनिट्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 4 कूलम ईच forming a dipole with a dipole moment of 6 units। यहाँ पर सिंपली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू आपको गिवन है 4 कूलम, ठीक है। पोलर सॉरी डाइपोल मोमेंट का वैल्यू गिवन है 6। आपको डिस्टेंस डी पूछा है। हमें तो फॉर्मूला पता है ना, P इक्वल्स टू Q इंटू डी, राइट। हमें डी का वैल्यू पूछा है, डी विल बी P बाय Q। P है 6, ये होगा 4 which will be 1.5। आसान था ना ये बहुत। तो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आज काफी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप देखते हैं क्वेश्चन 12 में ये पूछा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ टू इक्वल चार्जेस 2 कूलम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इज। ये भी वही है, डाइपोल मोमेंट पूछा है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू Q इंटू डी। P का वैल्यू हमें पूछा है, Q का वैल्यू गिवन है 2 कूलम, डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करते हैं ना। नाउ पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, वैल्यू पुट कर दो। ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 2 सा 4 इंटू 10 टू द पावर -2, which will be 0.04 कूलम मीटर, सॉरी कूलम मीटर। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 13 पे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द। तो हम जो डाइपोल मोमेंट्स निकालते हैं ना P, वो किसे कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, टू कैलकुलेट द पोलराइजेशन पैटर्न। हमने भी पढ़ा ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ डाइपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस जिस डायरेक्शन में भी होगा ना, अगर लेफ्ट टू राइट है तो पोलराइजेशन या फिर डाइपोल जो सारे है ना वो लेफ्ट टू राइट ही अलाइन हो गए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है तो उस डायरेक्शन में अप्लाई हो गया, अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ऐसे अलाइन हो गए। तो डाइपोल मोमेंट हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम उसका पोलराइजेशन पैटर्न पता कर सके, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तब देखते हैं क्वेश्चन 14 में ये पूछा है, which of the following material can be used to make a Faraday cage। तो कौन से मटेरियल यूज होता है फाराडे केज बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि फाराडे केज क्या होता है। आपने काफी कुछ पढ़ रखा होगा फाराडे केज के ऊपर, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ समझ लीजिए। फैराडे केज एक इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है
जो जिसका एप्लीकेशन भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हमारे जो कार्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, वो सारे फैराडे केज के एप्लीकेशन यूज करके ही बने रहते हैं, ठीक है। उसको उसी तरह से ही बनाया गया है बाय द यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे केज। तो इसमें क्या होता है, एक केज की तरह हमें बनाना रहता है, एक इंसुलेटिंग चैम्बर, ठीक है। तो उसमें एक प्लेट लगा रहता है जो कि कंडक्टिंग होता है, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग प्लेट में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, अगर हम लेफ्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है ना, इसके अंदर नहीं जाता, वो इस कंडक्टिंग प्लेट के थ्रू जाकर इधर बाहर निकलता है, ठीक है। मतलब जो अंदर जो स्पेस है ना, ये वाला, ये इंसुलेटेड रहता है। अगर इसमें आप खड़े हो, मतलब अगर इसमें आपको खड़ा करा गया, ठीक है, और यहाँ पर हम आपके चारों तरफ एक फैराडे केज बना रहे हैं और आउटवर्डली हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई करंट नहीं लगेगा। तो अब बात है कि जाएगा कहाँ। तो सपोज यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, सॉरी आप पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं, सपोज यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, क्योंकि आउटवर्ड है ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, मैंने डायरेक्शन पहले ही दे रखा। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पर वो नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करेगा, हमें पता है इंडक्शन का प्रोसेस। तो ये नेगेटिव चार्जेस जब मूव करेगा, तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा, मतलब खाली स्पेस। खाली स्पेस मतलब पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही नेगेटिव चार्जेस वो मूव करता जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, ऐसे कर करके ना ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर अगर चार्जेस पहुंच गए, फिर वो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा। लेकिन अंदर अगर आप हो, आप एकदम सेफ हो गए, ठीक है। तो ये होता है फैराडे केज का बेसिक नॉलेज। तो अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो उसने पूछा है कि फैराडे केज बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला जो प्लेट है ना, वो एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। ये वाला जो प्लेट है वो कंडक्टिंग प्लेट है। अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो कंडक्टिंग मटेरियल ही तो हम यूज करेंगे, है ना। तो ऑप्शन, जितने सारे ऑप्शंस है, तो यहाँ पर कंडक्टिंग मेटेरियल कौन है, प्लास्टिक तो इंसुलेटर है, ग्लास भी नहीं, वुड भी नहीं, तो एक ही बचा ना, कॉपर, जो एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ऑब्वियसली हम कॉपर यूज करते हैं, और कॉपर सबसे ज्यादा कंडक्ट करता है और ज्यादा सस्ता भी रहता है यूज करने को। मतलब हाँ, ज्यादा गोल्ड, सबसे ज्यादा गोल्ड कंडक्ट कराता है करंट, लेकिन गोल्ड तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, इतना महंगा आता है। छोड़ो, तो फिर जाते हैं क्वेश्चन 15 पे। सो द क्वेश्चन 15 इज एग्जाम्पल ऑफ ए रियल वर्ल्ड फैराडे केज। अभी मैंने कहा कि हम इसके एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए है कार। हमारा जो कार होता है ना, वो फैराडे केज की एप्लीकेशन को यूज करके ही बना है। अगर आप कार पे कहीं जा रहे हो और बाहर बारिश हो रही है, तो उसके साथ साथ बिजली भी कड़क रही है, मतलब बाहर एक चार्ज सराउंडिंग है, लेकिन आपको क्या अंदर करंट लगता है? नहीं ना, क्योंकि आप इधर अंदर काफी सेफ हो, क्योंकि आपका जो कार का आउटर कवर है ना, वो कंडक्टिंग है, वो ऐसे चार्ज ऊपर से लेकर नीचे से छोड़ देता है, ग्राउंडेड कर देता है, आप एकदम सेफ ही रहते हो। तो ऑब्वियसली द रियल वर्ल्ड फैराडे केस एग्जांपल विल बी योर कार। प्लास्टिक बॉक्स तो नहीं हो सकता, मेटल रॉड पे तो आपको करंट लगेगा, लाइटनिंग रॉड पे भी आपको करंट लगेगा। तो अब क्वेश्चन 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन 16 में ये पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड ए फैराडे केज व्हेन इट इज स्टक बाय लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग में स्टक हो जाए कोई फैराडे केज ना, तो इन आपके अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा। अभी तो मैंने कहा कि अंदर इंसुलेटर होता है, इंसुलेटिंग मतलब फोर्स जीरो होता है ना, आपको करंट तो लगता नहीं। तो ऑब्वियसली आंसर विल बी सी। आप लाइटनिंग में हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो कार का आउट कवर है ना, वो आपको, जो आउटर लेयर है ना, वो आपको कवर करेगा, आपको बिल्कुल भी करंट नहीं लगनी। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। आसान था ना। तो अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा है, an isolated point charge plus q is placed inside the Faraday cage. Its surface must have charge equal to। तो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस प्लस क्यू है। पॉइंट चार्ज है मतलब हम इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी यही पूछा है, इसका सरफेस तो ऑब्वियसली स्फेरिकल होगा, क्योंकि एक पॉइंट भी तो एक छोटा सा स्फीयर ही होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्जेस है तो वो चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज ही तो देगा। अंदर सरफेस, ये जो सरफेस है ना, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, राइट। तो बाहर कौन से होंगे? नेगेटिव। शायद आप समझ पा रहे हो, ये इंडक्शन का ही सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पर माइनस क्यों होगा? राइट आंसर। क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑब्वियसली वो खुद को आइसोलेट करने के लिए या फिर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बाहर जो चार्जेस डेवलप करेगा या फिर इंड्यूस करेगा, वो नेगेटिव चार्जेस ही तो होगा, राइट। आई एम होपिंग कि आप सबको समझ आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आगे ऐसे ही बहुत सारे सीरीज आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.